आलसी बहू का करवा चौथ। अनीशा अपने माता पिता हिमानी और राकेश के साथ एक बड़े से घर में रहती है। अनीशा बचपन से ही बड़ी आलसी थी। उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो सारा दिन या तो आराम करती या मोबाइल में गेम खेलती रहती। एक दिन रात में हिमानी के घर आस पड़ोस की कुछ महिलाएं आई हुई थी। कल करवा चौथ था और सब करवा चौथ की तैयारी कर रहे थे और अनीशा कुर्सी पर बैठकर मोबाइल में गेम खेल रही थी। अरे अनीशा, क्या सारा दिन मोबाइल में लगी रहती है? अरे यहाँ आकर हमारे साथ करवा चौथ की तैयारियां करना। अरे नहीं माँ, मुझे नहीं करना कुछ। तभी हिमानी की पड़ोसन शीला कहती है, अनीशा मैं तो कहती हूँ तू भी करवा चौथ का व्रत रख, तुझे मन चाहा जीवन साथी मिलेगा। काकी जी, मैं और व्रत रखूंगी। नहीं बाबा नहीं, मैं क्यों सारा दिन भूखी रहूं? मैं तो 10 मिनट भी बिना खाए नहीं रह सकती। इतना कहकर अनीशा अपने कमरे में चली जाती है। अनीशा बचपन से ही ऐसी है। वो इतनी आलसी है कि वो घर के एक भी काम नहीं करती थी। क्या करूं मैं इस आलसी लड़की का, पता नहीं जब ससुराल जाएगी तो क्या करेगी ये वहां। हिमानी राकेश भी अनीशा के इस आलस से काफी परेशान हो चुके थे। हिमानी आसपास की महिलाओं के साथ करवा चौथ की तैयारियां करने में लग जाती है। सवेरे का समय हिमानी नहा धोकर पहले पूजा करती है और 16 श्रृंगार करते हुए दिन भर के लिए निर्जला व्रत रखती है। इधर अनीशा अपने कमरे में अब तक सोई हुई थी। सवेरे के 10 बजे हिमानी अनीशा के कमरे में आती है। ये लो, ये अब तक सोई हुई हैं। अरे उठ जा अनीशा, करवा चौथ वाले दिन भी कैसे टांगे पसार कर पड़ी है ये। अरे उठ जा अनीशा। जैसे तैसे अनीशा नींद से जागती है और फ्रेश होने चली जाती है। थोड़े समय बाद, माँ चाय नाश्ता दीजिए मुझे। अनीशा, तुम्हारी माँ का व्रत है बेटा, तुम ही बना लो रसोई में जाकर चाय नाश्ता। पिताजी, आज से पहले कभी बनाया है क्या मैंने चाय नाश्ता? कोई नहीं, मैं बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं हिमानी, तुम्हारा व्रत है, मैं बना देता हूँ जाकर चाय नाश्ता। दोनों के बीच बहस होने लगती है। रहने दीजिए, मैं चाय नाश्ता बाहर जाकर कर लेती हूँ। इतना कहकर अनीशा बाहर चली जाती है। इसी तरह कई दिनों तक ये चलता रहा। अनीशा अपने ही घर में कोई काम नहीं करती थी। एक दिन अनीशा को उसी गांव के एक अनुज नाम के लड़के का रिश्ता आता है। अनुज रेलवे में सरकारी नौकरी करता है। वो अपने माता पिता अजीत, मीनाक्षी और बहन पायल के साथ अनीशा के घर आता है। दोनों परिवार में बातचीत होने के बाद अनुज अनीशा की शादी 2 दिन के बाद हो जाती है। शादी के दूसरे दिन सवेरे के 8 बजे अनीशा अब तक कमरे में सोई हुई थी। तभी उसकी सास मीनाक्षी वहां आती है। ये अब तक सो रही है? अनीशा बहू उठ जा, सवेरे के 8 बज गए हैं। अरे उठ जा बहू। अरे सोने दो ना माँ। माँ, अरे मैं तेरी सास हूं, उठ जा। बहू बेटी, सवेरे इतनी देर तक नहीं सोती, उठ जा अनीशा बहू। हाँ, सोने दीजिए ना माँ जी। ये तो उठ ही नहीं रही। तभी मीनाक्षी गुस्से में आकर अनीशा के दोनों हाथ पकड़कर उसे खड़ा कर देती है। अरे क्या हुआ? खसमा नुखानी घोड़े बेचकर सो रही अब तक? इस घर को तेरा मायका समझ रखा है क्या? जा जाकर जल्दी फ्रेश होकर आ। तभी मीनाक्षी अनीशा को धक्का देकर बाथरूम में धकेल देती है और वहां से चली जाती है। क्या है ये? इस घर में सोना भी पाप है क्या? थोड़े समय बाद अनीशा बाहर आती है और अपनी सास के पास सोफे पर बैठ जाती है। ओ महारानी विक्टोरिया, यहाँ आकर क्या बैठ गई? जाकर रसोई में चाय नाश्ता बना सबके लिए। माँ जी, इतना बड़ा घर है, हम एक नौकर रख लेते हैं ना। खसमानु खानी नौकरी रखना होता घर में तो हम तुझे क्यों इस घर में लेकर आते? बकवास हलक में रख अपनी और चुपचाप जाकर चाय नाश्ता बना। क्या मुसीबत है ये? अब मैं कैसे बनाऊं चाय नाश्ता? एक काम करती हूँ, पायल बहन को ले जाती हूँ रसोई में और बहला फुसलाकर इन्हीं को चाय नाश्ता बनाने लगा दूंगी। वैसे भी घर के काम कहाँ होते हैं मुझसे। पायल बहन, आप भी मेरी मदद कीजिए ना। उसे क्यों ले जा रही है? वो अपने ससुराल में जाकर काम करेगी, तू अपने ससुराल में कर, जा। इस दबंग महिला को मेरी ही सास बनना था। अनीशा नाक मुंह टेढ़ा करके रसोई में आती है। ये घर के काम करना मेरे बस की बात नहीं है। अब कैसे बनाऊं चाय नाश्ता? तभी अनीशा रसोई की खिड़की से बाहर देखती है तो सामने एक शामू नाम के आदमी का होटल था, जहां खाने से लेकर हर चीज मिलती थी। अरे वाह, मिल गया रास्ता।
अनीशा रसोई की खिड़की से बाहर आती है और उस शामू के होटल से गर्मा गर्म चाय और पराठे लेकर आती है और वहीं अपने सास ससुर और सबको दे देती है। अरे वाह बहू, क्या नाश्ता बनाया है तूने, एकदम होटल की तरह स्वाद है। होटल में ही काम करती होगी शायद ये, तभी तो ऐसा चाय नाश्ता बनाया है इसने। अब अनीशा ने सबको झूठ कहा था कि ये सारा चाय नाश्ता उसने बनाया है। थोड़े समय बाद, अनीशा बहू चल पूरे घर की अच्छे से सफाई कर। इतना कहकर मीनाक्षी अपने कमरे में चली जाती है। घर की सफाई और मैं करूं? नहीं बाबा नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। एक काम करती हूँ, कमरे में जाकर सो जाती हूँ। अनीशा कमरे में जाकर सो जाती है। दोपहर का समय। तभी पायल अपने कमरे से बाहर आती है। भाभी कहाँ चली गई और घर में अब तक सफाई नहीं हुई। पायल अपनी माँ के पास आती है और उसे सारी बात बताकर दोनों अनीशा के कमरे में आते हैं। अनीशा अपने कमरे में मजे से सो रही थी। ये लो, काम चवन्नी का नहीं और आराम जमाने भर का। अरे पायल, इसके मुंह पर घड़ा भरकर पानी डाल, उठा इसे। तभी पायल अनीशा को जगाती है। तेरी अम्मा की शादी में आई है क्या जो टांगे पसारते पड़ी है यहाँ पर? घर के काम कौन तेरा बाप करेगा? आलसी कहीं की। चल घर की सफाई और खाना बना। अब अनीशा तो एक नंबर की आलसी थी। उसे काम करना जरा भी पसंद नहीं था, पर करती भी क्या, मजबूरी थी। वो ना चाह कर भी बाहर आकर घर की सफाई करने लगती है। उसके बाद मीनाक्षी अनीशा से घर के सारे काम करवाने लगी। इसी तरह कई दिनों तक ये चलता रहा। एक दिन सवेरे, कान खोल कर सुन ले ओ आलसी अनीशा, कल करवा चौथ है। कल तुझे तेरे पति के लिए व्रत रखना है, इसीलिए आज हमें सारा दिन करवा चौथ की तैयारी करनी है। तभी अनीशा मीनाक्षी के साथ करवा चौथ की तैयारियों में लग जाती है। रात का समय। अनीशा हाथों में मेहंदी लगाए अपने कमरे में बैठी होती है। तभी अनुज वहां आता है। अनीशा, तो फाइनली कल तुम मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखने वाली हो। मेरे बस में होता ना तो मैं रखती ही नहीं, पर मजबूरी में रखना पड़ेगा। कैसे रहूंगी मैं सारा दिन कल भूखी? उतने में मीनाक्षी वहां आती है। सुन बहू, कल तुझे करवा चौथ का व्रत रखना है। ये व्रत हर सुहागन महिला अपने पति की कामयाबी और लंबी आयु के लिए रखती है। तो कल बैल की तरह ठूसते मत फिरना सारा दिन, समझी ना? माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं सब अच्छे से करूंगी। मीनाक्षी वहां से चली जाती है। अगले दिन सवेरे सब घर में पूजा करते हैं और अनीशा मीनाक्षी 16 श्रृंगार करते हुए दिन भर के लिए निर्जला व्रत रखते हैं। दोपहर का समय। अनुज अनीशा अपने कमरे में सोए हुए थे। तभी अनीशा की आंख खुलती है और वो नींद में ही रसोई में आकर पानी पी लेती है। उसके बाद भरपेट खाना भी खा लेती है। तभी उसे याद आता है, अरे बाप रे बाप, ये क्या कर दिया मैंने अपना करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया। अब क्या करूं? अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं मुझे। तभी अनीशा अपने कमरे में भाग जाती है। रात का समय। जैसे ही चांद निकलता है तो सब पूजा करते हैं। तभी अनुज जैसे ही अनीशा को पानी पिलाने लगता है, अचानक उसे चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। अनुज बेटा, अरे बाप रे, ये क्या हो गया? अनुज उठ बेटा। सब अनुज के मुंह पर पानी छिड़कते हैं। तभी अनुज को होश आता है। अनुज बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तू बेहोश कैसे हो गया था? मैं ठीक हूँ माँ, वो थोड़ा चक्कर आ गया था। सारे दिन से भूखा प्यासा हूं ना मैं। भूखे प्यासे? क्यों? अनीशा, तुमने मेरी लंबी आयु, मेरी रक्षा के लिए व्रत रखा है। जब तुम मेरे लिए भूखी प्यासी रह सकती हो तो मैं क्यों नहीं? मैंने भी तुम्हारी लंबी आयु के लिए व्रत रखा है। ये सुनकर अनीशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अनुज जी ने मेरे लिए व्रत रखा और मैंने अपना व्रत तोड़ दिया। मैंने इनकी परवाह भी नहीं की। कितनी बुरी पत्नी हूं मैं। उसके बाद अनीशा अनुज के कदमों में गिरकर खूब रोने लगती है और उसे सारी बात बता देती है और माफी मांगती है। फिर अनुज अनीशा की आंखों में आंसू देखकर और पछतावा देखकर उसे माफ कर देता है। फिर अनीशा अनुज को पानी पिलाती है और अनुज अनीशा को। उसके बाद अनीशा ने हमेशा के लिए अपना आलस छोड़ दिया और वो एक अच्छी बहू और पत्नी बनकर अपने परिवार के साथ एक हंसता खेलता जीवन बिताने लगी। अंजना के 5 बेटे थे, विवेक, अमन, नवीन, किशन और सौरभ। दोनों बड़े बेटे विवेक और अमन इशिता और रानी नाम की गरीब परिवार की लड़की से शादी करके घर ले आते हैं, जिन्हें देख अंजना आग बबूला हो जाती है।
तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मुझे बिना पूछे अपने मनपसंद लड़की से शादी करने की, और वो भी इन गरीब परिवार की। अरे थोड़ा तो शर्म लिहाज कर लेते अपनी माँ का। अब समाज मुझे क्या बोलेगा, ऊपर से गरीब लाए हो, ना कोई दहेज। माँ, मैं इशिता से बहुत प्यार करता हूँ। भले ही वो गरीब है, मुझे मंजूर है, लेकिन आप देखना काम करने में बिल्कुल अव्वल है। जी माँ जी, आप मुझे एक मौका तो दीजिए। हाँ माँ, रानी भी इस घर को बखूबी संभालेगी। आखिर वो इशिता भाभी की ही परछाई है। भैया ऐसा कुछ था तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? देख लो, अब देख लो, तुम्हारे दोनों बड़े भाइयों ने गुल खिला दिए हैं। उससे पहले तुम तीनों करो, मैं तुम तीनों की शादी करूंगी, वो भी अपने पसंद की लड़की से जो कि अमीर होंगी। माँ, आप दोनों भाभी का गृह प्रवेश तो करवा दीजिए। कोई गृह प्रवेश नहीं होगा यहाँ पर। ये कहते ही अंजना गुस्से में कमरे में चली जाती है। तीनों बेटे भी कुछ नहीं कर पाते और अंदर चले जाते हैं। फिर दोनों के पति उन्हें घर में ले आते हैं। अगले दिन ही अंजना अपने तीनों बेटों के लिए एक अमीर घर की 3 काली लड़कियों से शादी करने को तैयार हो जाती है। माँ, ये सब क्या है? आप हमारी इतनी काली लड़कियों से शादी कैसे कर सकती हो? भैया देखिए, गरीब लेकर आए हैं, पर दोनों भाभियाँ बहुत गौरी हैं, और आप। चुप करो तुम तीनों। तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारे लिए मैंने जिस लड़की को चुना है वो दहेज लेकर आएंगी। तुम्हारी दोनों गोरी भाभी दहेज लेकर नहीं आई हैं, समझ आई बात? माँ जी, देवर जी, आप भी आ जाइए, चाय नाश्ता कर लीजिए। मुझे तुम्हारे हाथ का कुछ नहीं खाना। अगले हफ्ते ही मैं अपने तीनों बेटों की शादी कर रही हूँ, तो तुम दोनों की भी समाज के सामने करनी ही होगी। मैं नहीं चाहती मेरे घर की बदनामी हो, तो तुम दोनों अपनी शादी की तैयारी कर लेना। खबरदार जो गरीब दिखने की कोशिश की तो। सास की बात सुनकर दोनों बहू परेशान हो जाती हैं और रसोई में काम करते हुए कहती हैं, दीदी हमारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए तो हमने कोर्ट मैरिज की थी। अब माँ जी सबके सामने शादी कर रही हैं, हमें कुछ तो करना ही होगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, अगर नहीं किया तो माँ जी हमें सुना देंगी। आइडिया, क्यों ना हम दोनों हरे पत्तों की साड़ी बनाकर पहने, वो सबसे ज्यादा अनोखा होगा हमारी शादी में। हाँ दीदी, आप बिल्कुल ठीक कहती हो। अगले हफ्ते अंजना अपने 5 बेटों की शादी फिक्स करती है, जहां उसकी दोनों गरीब बहू ने पत्तों से बनी साड़ी पहनी थी और 3 अमीर काली बहू ने फूलों से बना लहंगा पहना था। आसपास के लोग अंजना की 5 बहू की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे। शादी के बाद 5 बहू का गृह प्रवेश होता है। आओ आओ मेरी तीनों प्यारी बहू, आ जाओ। आस्था, रीना, काव्या, धीरे से इस कलश को गिराकर आगे बढ़ो। जी माँ जी। तीनों दाएं पैर से कलश गिराकर प्रवेश करती हैं। अरे माँ जी, पत्तों की साड़ी वाली दोनों हमारी जेठानियां हैं क्या? किसी आदिवासी से कम नहीं लग रही हैं। मुझे तो लग रहा था कि किसी जंगल से भागकर आई हैं। और हम तो दहेज में एसी, कूलर, सोफा सेट, माइक्रोवेव लाए हैं। ये गरीब बहू तो कुछ नहीं लाई माँ जी। लहंगा भी अच्छा है, प्योर ओरिजिनल फ्लावर से जो बना है। हाँ दीदी, वही तो, ये गरीब है ना, मेरे बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया, इसलिए दहेज लेकर नहीं आई, वरना मैं तो निकलवा लेती। माँ, अपने समाज के लिए हमारी दोबारा शादी कर दी है तो गृह प्रवेश भी कर दीजिए। इन गरीबों का मैं गृह प्रवेश करूं? बिल्कुल नहीं। माँ जी, आशीर्वाद ही दे दीजिए। तभी वो अपनी दोनों बहू को आशीर्वाद देकर अपनी तीनों बहुओं को लेकर चली जाती है। अगले दिन दोनों बहू जल्दी उठकर घर की सारी जिम्मेदारी संभाल लेती हैं। वहीं तीनों काली बहू घोड़े बेचकर सोती हैं और काम में मदद भी नहीं करवाती हैं। आस्था, काव्या, मैंने और रानी ने खाना बना दिया है, तुम जरा टेबल पर ये खाना लगा दो। ओ हेलो जेठानी जी, हम यहाँ पर आपके इशारों पर नाचने नहीं आए हैं। इतना सारा दहेज दिया है, एक काम को हाथ नहीं लगाएंगे। सुन रही है ना माँ जी आप? हाँ मेरी बहू तो बिल्कुल ठीक कह रही है, इसलिए घर का सारा काम तुम दोनों ही करोगी। बस रीना, आस्था, काव्या, तुम आराम से खाने के लिए बैठ जाओ। फिर दोनों गरीब बहू खाना लगा देती हैं, जिसके बाद सास और तीनों बहुएं मिलकर उनके बने खाने की बुराई करके खाना बीच में छोड़कर चली जाती हैं। वक्त गुजरता है, घर का सारा काम दोनों गरीब बहुएं ही करती हैं। बार बार अंजना उन्हें गरीबी और दहेज के ताने देती है, वहीं तीनों काली बहू को अपने सर पर चढ़ा कर रखती है, घर का कोई काम नहीं करने देती है। ऐसे ही एक दिन
अरे रानी दीदी, ये आप कैसा पोछा लगा रही हैं, इतना गंदा, दोबारा से साफ करिए। अगर मैं यहाँ से फिसल जाती तो आपको छोड़ती नहीं। ठीक है, अच्छा हुआ तूने कह दिया, वरना मैं इसे चमक देती। माँ जी, ये जगह साफ थी, फिर भी मैं दोबारा कर रही हूँ। आखिर आप हमारे दहेज न देने से इतना मनमुटाव मन में लेकर क्यों बैठी हैं? क्यों आप हमें अभी तक नहीं अपना पा रही हैं? जो करना है कर लो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार रखूंगी। अपनी बहू को सुनाकर अंजना फिर चली जाती है। एक शाम सभी को पड़ोसन की पार्टी में जाना था, फिर तीनों बहू बहुत ज्यादा मेकअप करके तैयार हो जाती हैं। अरे वाह, आज मेरी तीनों बहुएं इतनी अच्छी लग रही कि क्या बताऊं। तुमने तो इन दोनों को भी फेल कर दिया है ना माँ जी। हम तीनों गोरे लग रहे ना, आखिर इतना अच्छा मेकअप जो किया है। अब चलिए। हम भी तैयार हो गए माँ जी। चलो, आ गई मुंह उठाकर। फिर पांचों बहू पार्टी में पहुंच जाती हैं, जहां पड़ोसन की बहू चार्ली तीनों को देखकर कहती है, अरे कुछ दिन पहले तो मैं तुम तीनों को एकदम काला कोयला देखा था, आज इतनी चमक कैसे रही हो? अच्छा एक्सपेंसिव मेकअप किया है, अमीर जो हो, बट मुझे देखो, नेचुरल ब्यूटी है कि लाइट मेकअप कुछ नहीं। तो अपनी जेठानियों को ही देख लो, तुमसे ज्यादा सुंदर लगती हैं। लिमिट में बात करो। हाँ, हम अमीर हैं तो मेकअप भी वैसा ही करेंगे। एनी प्रॉब्लम? क्या है ना, तुम जैसे गरीबों के बस की बात नहीं है, तो लाइट मेकअप ही करोगे। उसके बावजूद भी तुम हम तीनों बहनों से काली लग रही हो। वही तो, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं, और कपड़े देखो, 2 कौड़ी की साड़ी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पार्टी में आकर ही मुझे इतना सब कहने की? अभी बताती हूँ, बहुत मेकअप कर रही हो ना। ये कहते ही चार्ली टेबल से पानी का ग्लास उठाकर तीनों बहुओं की शक्ल पर फेंक देती है, जिससे उनका किया हुआ सारा मेकअप मेहमानों के आगे उतर जाता है। देखा, तुम तीनों की ये है असलियत। इतना अमीर होने के बाद भी तुम दोनों काली ही हो, और तुम्हारा दिल भी काला है। हो गया ना सारा घमंड चकनाचूर। चार्ली जी, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। हाँ, भले मेरी तीनों देवरानियां काली हों, पर आपको तो लिहाज होना चाहिए कि हम आपकी ही पार्टी में आए हैं और आप ऐसे कर रही हैं। तुम दोनों इतनी अच्छी हो, और मैंने देखा है ये सब तुम्हारे साथ क्या करते हैं। तुमसे ही काम करवाते हैं, तुम्हें ही गलत कहते हैं। इनकी अकड़ निकालना जरूरी थी। इतनी काली होने पर भी घमंड 7वें आसमान पर था। गलती का जरा सा भी एहसास नहीं है कि ये भी इस घर की बहू है। तुम्हें नीचा दिखाया है, कभी तुम दोनों का काम में हाथ नहीं बटाया। क्या होता है दहेज? मैं भी गरीब घर से आई हूँ, मुझे सब इतना प्यार करते हैं। पहली बात तो दहेज लेना और देना दोनों गलत है। तुमने ठीक कहा चार्ली, पर यहाँ ये लोग नहीं समझते हैं। पर मुझे पूरा भरोसा है, एक दिन तीनों जरूर समझ जाएंगी। बात करते करते रानी की नजर झूमर पर जाती है, जो कि अंजना पर गिरने वाला था। तभी रानी अपनी सास को बचा लेती है, जिससे उसके कोनी पर चोट लग जाती है। माँ जी, आप ठीक तो है ना? आपको कहीं लगी तो नहीं? रानी बहू, हे भगवान, ये तूने क्या किया? मैं ठीक हूँ, पर तुझे चोट लग गई। इतना सब होने के बावजूद भी तूने मेरी जान बचाई। मुझे माफ कर दे बहू, तुम दोनों बहू के साथ मैंने बहुत गलत किया है अब तक। तभी चार्ली फर्स्ट एड बॉक्स लाती है, जिससे इशिता अपनी बहन के हाथ पर बैंडेज कर देती है। आपने ठीक कहा माँ जी, हम तीनों से भी बहुत बड़ी गलती हो गई, जो हमने दोनों जेठानियों पर अत्याचार किया और घर के किसी काम में हाथ नहीं बटाया। और सबसे बड़ी बात, पैसों की धौस दिखाए दोनों दीदियों की गरीबी का मजाक उड़ाया। हमें माफ कर दीजिए आप दोनों, अब से हम कभी ऐसा नहीं करेंगे तीनों। अरे अब जो हो गया सो हो गया, आप सब माफी मत मांगो। हम एक ही तो परिवार हैं, अब से मिलजुल कर रहेंगे। इस तरह दोनों गरीब बहुएं अपनी सास और घमंडी देवरानियों को माफ करके सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। और अंजना अपनी दोनों बहू का फिर से गृह प्रवेश करती है।